नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर एक गंभीर बात, नरेंद्र मोदी के मुजरे की बात आज आपसे करेंगे। बिहार में किसी जगह, शायद पटना की रैली में, नरेंद्र मोदी ने पहले मंगलसूत्र, फिर भैंस और अब मुजरे पर उतर आए नरेंद्र मोदी। छठे चरण के बाद, छठे चरण का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, आप जानते हैं। आपको पहले ही बता दिया, पांचवें चरण में ही इंडिया गठबंधन जीत चुका है, 300 सीट पार कर चुका है। अब लड़ाई सिर्फ फॉर्मेलिटी की है। चलिए, छठवें चरण में नरेंद्र मोदी इतना बौखला गए, छठवां चरण आते आते, मतलब आज का मतदान होते होते, कि वो मुजरे की बात करने लगे। खैर, होता है, उम्र हो गई है 75 साल, शायद और भी ज्यादा हो। जब नरेंद्र मोदी हर चीज में झूठ बोले हैं, कभी सच बोले ही नहीं, तो उनके उम्र को लेकर भी सच मान लेना ठीक नहीं। शायद वो 80 साल या उससे भी प्लस हैं, देखने में तो ऐसा ही लगता है। और वैसे तो 60 में ही लोग छठिया जाते हैं, वो 80 पार कर चुके हैं, तो वो क्या होंगे आप अंदाजा लगा लो। फिलहाल बुद्धि, विवेक और उनकी भाषा तो कुछ ऐसी ही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वोट की तुष्टीकरण के लिए, अपने वोटरों को खुश करने के लिए, भले ही इंडी गठबंधन मुजरा करे। वैसे सच ये है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी आम आदमी के सामने तो मुजरा नहीं करते, ये सच है, क्योंकि आम आदमी को तो वो महत्व देते ही नहीं। आम आदमी से उनको वोट लेना भी नहीं है। वो ना तो उनको नेताओं की जरूरत है, ना कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और ना आम आदमी की जरूरत है, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए ही नहीं। वोट मांगने के लिए एक कैंडिडेट चाहिए जिसकी क्वालिटी पूछ हिलाने वाला होना चाहिए। वो मिल जाता है उनको, कोई भी पकड़ लेते हैं, वोट ईवीएम से ले लेते हैं। इसलिए अब वो इस भाषाई स्तर पर उतर आए हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी की नरेंद्र मोदी को जरूरत है नहीं, तो फिर वो किसी की कद्र या इज्जत क्यों करेंगे? अपने पार्टी की, उनके अपने पार्टी की बात कर रहा हूं। अपने पार्टी में भी लोगों का हाल उन्होंने क्या कर रखा है, यह आपसे छुपी नहीं है, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के छक्के छुड़ा रखे हैं, और कम से कम छठवें चरण के छक्के के बाद तो नरेंद्र मोदी एकदम से बौखला गए हैं, क्लीन बोल्ड हो गए। इस बार रनआउट या कोई और चीज नहीं, सीधा सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। विक्षिप्त अवस्था तो आप देख ही रहे हैं, उनकी भाषा आप देख ही रहे हैं। हां, उन्होंने विपक्ष को कहा कि वो अपने वोटरों के सामने मुजरा करें, मैं नहीं करूंगा, या जो भी फिलहाल। और मैंने बताया कि यह सच है कि वो उनके लिए तो, जब वोटर और नेता और कार्यकर्ता किसी की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस पूंछ हिलाने वाला चाहिए, तो फिर उन्हें मुजरा करने की जरूरत क्या है? अपने देश के सामने, यानी अपने आम आदमी के सामने, जिनसे वो वोट मांगते हैं। हां, मुजरा तो वो दिन रात कर रहे हैं, मुजरा क्या कैबरे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन आप जानते हैं किसके सामने? एकमात्र एक दरबार है, अडानी दरबार, जहां नरेंद्र मोदी मुजरा तो छोड़िए, दिन रात कैबरे करते हैं, या उससे भी आगे जो भी कर सकते हैं करते हैं। चरण वंदना, पांव पखारना, न जाने क्या क्या करते हैं, आपने देखा है। थूक कर चाटना, वो भी है। जैसे आपने देखा, पहले किसी भी कीमत पे नाम लेने के लिए अडानी का तैयार नहीं थे, बाद में उन्होंने अडानी और अंबानी के ऊपर कांग्रेस को टेम्पो भेजने का आरोप भी लगा दिया, लेकिन फिर सांस लेना बंद कर दिया। वो भी ऐसे ही बौखलाहट में बोल गए होंगे। और ये बौखलाहट क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी इतनी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि बाल कहां से आ रहा है और लग कहां रहा है। ये हालत उनकी हो गई है, बार बार आउट हो रहे हैं। बनारस से तो आउट हो ही चुके हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी से तो आउट हो ही चुके हैं।
बाकी कहां कहां से आउट होंगे वो तो आप अभी 4 जून को आप खुद ही देख लीजिएगा। लेकिन यह निश्चित है कि राहुल गांधी उनके छक्के छुड़ा चुके हैं, छुड़ा दिए हैं और बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और इसीलिए इतने निचले स्तर पर उतर गए हैं बात करने के लिए। हां, अब एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए, नरेंद्र मोदी इस छठवें चरण के बाद, छठवें चरण तक शायद उन्हें 5वें चरण तक उम्मीद रही होगी, हो सकता है, जान तो चुके हैं कि वो हार चुके हैं, उनके पास अब मैंडेट नहीं है, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये सब कुछ उनके, क्योंकि आपको पता है कि उनकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनका अपना माई बाप आरएसएस सब साथ छोड़ चुके हैं गुजरात लॉबी के अलावा, तो फिर बौखलाना उनका बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस समय है कि 7वां चरण, छठवें चरण के बाद 7वां चरण आते आते नरेंद्र मोदी किस हालात में पहुंचेंगे और देश को क्या देखना, मुजरे के बाद देश को क्या देखने को मिलेगा, यह तो बताया नहीं जा सकता। यह तो अब कल से पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी और कितने नीचे जाएंगे। हो सकता है वहां फिर से जाएं जहां से वो गैस निकाल करके चाय बनवा रहे थे, माने गटर, या हो सकता है वो इस तरह की फिर बातें बहकी बहकी करने लगे कि बादलों के आ जाने से रडार काम नहीं करता, ये उनकी खोज थी। अब क्या करेंगे इसके बाद, क्या स्थिति होगी उनकी, वो तो कल से देखने को मिलेगा। लेकिन आज तो ये तय हो गया, सामने है, देखने को मिल रहा है, वो खुद ही उनकी भाषा से ये समझ में आ रहा है कि वो पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं, हार चुके हैं, हार मान चुके हैं। और राहुल गांधी तो चैलेंज कर ही चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के पूरे माइंड सेट को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, वो दिख भी रहा है। 2 दिन पहले ही बोल रहे थे कि जो भी बोलिए मैं नरेंद्र मोदी से बुलवा सकता हूं, बुलवा दिए। अब मंच से अगर वो मुजरे की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, इससे नीचे, और मैं समझता हूं इससे हटके अब क्या बुलवाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बुलवाने के लिए कुछ बाकी है। लेकिन आप देखिएगा 2-4 दिनों में और भी उनका भाषाई स्तर गिरेगा। 7वें चरण से हो सकता है वो थोड़ी बहुत उम्मीद लगाए हो कि नहीं चलो इसमें नहीं तो इसमें कुछ मिल जाएगा, कहीं से कुछ मिल जाएगा। आज जहां जहां वोटिंग थी, हरियाणा 0 पर आउट होंगे, और दूसरी जगह का जहां छोटे चंद 3-4 सीटों पर लड़ाई है, मैंने देखा कहीं से नरेंद्र मोदी को एक भी सीट मिलने की गुंजाइश नहीं है। कहने का मतलब 5वें चरण में नरेंद्र मोदी 0 पर आउट हो चुके हैं, 6वें चरण में भी नरेंद्र मोदी 0 पर आउट होंगे। दिल्ली से कुछ मिलेगा नहीं, हरियाणा से कुछ मिलेगा नहीं, पंजाब से कुछ मिलना नहीं, बंगाल से मिलना नहीं, उत्तर प्रदेश से मिलना नहीं है। और खास करके जिस क्षेत्र में चुनाव है, आज मतदान हुआ है, उस क्षेत्र से जो रिपोर्ट्स, हालांकि उसी क्षेत्र से मैं भी आता हूं, उस क्षेत्र से जो रिपोर्ट्स मिल रही है लोगों से, हम तो वहां नहीं है, जाते भी नहीं, लेकिन जो बातें होती हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसका इनपुट यह है कि 0 पर आउट होंगे। और यह नरेंद्र मोदी को भी पता चल चुका है कि वो 0 पर आउट होने वाले हैं इस 6वें चरण में। 7वें में देखिए कहां तक होता है, कितनी सीटों पर चुनाव होगा और क्या कर पाएंगे 7वें में, और कितना नीचे गिरेंगे यह आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल उनके नीचे गिरने से पहले उनकी अपनी भाषा, जो अक्सर वो मंचों से बोलते हैं और अपने वेबसाइट पर डालते हैं, यूट्यूब पे और अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर हैंडल पे, उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और उसका शॉर्ट में जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो उसी में से 3-4 बातें उनकी रख देता हूं और उसका जवाब भी आप सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं आरजेडी, कांग्रेस SC ST OBC का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। खैर, अब नरेंद्र मोदी की शकियाई बुद्धि क्या कैलकुलेशन कर रही है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको भी पता है, देश जान चुका है कि नरेंद्र मोदी सब जगह से आरक्षण खत्म कर चुके हैं, खत्म करने की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे नहीं अभी तो संविधान में है आरक्षण की बात और ये SC ST का कोटा है, ये सब कुछ है, लेकिन सब आप समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी सब खत्म कर चुके हैं। कैसे? आप अगर कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो कॉलेज प्राइवेट हैं, अब गवर्नमेंट कॉलेज बचे नहीं, सब बंद कर चुके हैं, आरक्षण क्या करोगे? स्कूल सब बंद हो चुके हैं,
गवर्नमेंट स्कूल, तो आरक्षण का क्या करोगे? नरेंद्र मोदी अपॉइंटमेंट्स कर नहीं रहे हैं, लोगों की भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो फिर आरक्षण क्या करोगे? लोगों को नौकरी दे नहीं रहे हैं, फिर आरक्षण का क्या होगा? प्राइवेट की बात भी किया करते थे कभी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, कि प्राइवेट में भी आरक्षण होना चाहिए। जब गवर्नमेंट में जहां उनको नौकरी देनी चाहिए, जब वही नहीं दे रहे हैं, जब नौकरी ही नहीं दे रहे हैं, तो आरक्षण कहां देंगे? क्या देंगे? जब किसी का प्रमोशन ही नहीं कर रहे हैं, तो आरक्षण की कहां जरूरत पड़ेगी? कहने का मतलब इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी लोगों को कुछ दे नहीं रहे हैं, तो आरक्षण की क्या जरूरत? आरक्षण रह के भी क्या करेगा? यानी इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर चुके हैं। बार बार आरक्षण का नाम लेकर लोगों को चिढ़ाते हैं, आपको, हमको, देश को, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद आरक्षण छोड़े ही नहीं। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं, ले रहे हैं। ले क्या रहे हैं? उनकी नौकरी है कहीं, वो भी छीन ले रहे हैं। कोई रिटायर हो रहा है तो बस उसका पेंशन छीन लिए। नौकरी में आपने देखा कि सेना में भी 4 साल की वॉचमैनी पे लगा दिए, और कहीं नौकरी रेलवे बेच ही दिए, ना रेलवे में नौकरी बची नहीं है। जितने और गवर्नमेंट पीएसयू जो बेचना था बेच दिए, जो बाकी हैं उसमें वो अपॉइंटमेंट कर नहीं रहे हैं। आरक्षण अब किस काम का अचार डालोगे? कहने का मतलब आरक्षण बिना कहे आपसे आरक्षण छीन लिया नरेंद्र मोदी ने, अपनी कुटिल चालों के द्वारा, कुटिल कामों के द्वारा, या यूं कह सकते हैं अपने कुकर्मों के द्वारा। कर्म तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर आपको देंगे क्या? मेरा आरक्षण पर यह ओपिनियन है। आरक्षण की बात करते हैं सिर्फ आपको, देश को बरगलाने के लिए, या ओबीसी एससी एसटी को यह समझते हैं कि ये बातें जो मैं कह रहा हूं वो नहीं समझ रहे हैं। वो पहले ही समझ रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो आरक्षण का क्या करेंगे भाई? आरक्षण में उनको सिर्फ उनकी नौकरी मिल जाती, जब नौकरी नहीं मिल रही तो आरक्षण कहां से मिलेगा? आरक्षण का क्या वैल्यू है? यानी नरेंद्र मोदी इनडायरेक्ट, जैसे किसान बिल इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी लागू कर चुके हैं। कहने के लिए तो सामने आए, हाथ जोड़े, माफी मांगे और किसान बिल वापस ले लिया, लेकिन किसान बिल लागू हो चुका है। मैं पहले से, शुरू से, तब से अब तक यही बात कह रहा हूं, क्योंकि इनडायरेक्टली आप सोचो, बिजली अडानी के हाथ में, पानी अडानी के हाथ में, बीज अडानी के हाथ में, ट्रैक्टर और संयंत्र अडानी के हाथ में, एपीएमसी मंडी अडानी के हाथ में, पूरा बाजार अडानी के हाथ में। किसान को जब चाहे अडानी गला दबा सकते हैं, उनकी खेती रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सोच के देखिए, बिजली नहीं देंगे तो खेती कैसे करेंगे? बीज नहीं देंगे तो खेती कैसे करेंगे? खाद नहीं देंगे तो खेती कैसे करेंगे? खरीदेंगे नहीं तो खेती करके क्या करेंगे? कहने का अर्थ यह है कि इनडायरेक्टली किसान बिल लागू कर चुके हैं। वही हालत आरक्षण के लिए भी है। नरेंद्र मोदी इतने तो खतरनाक हैं, बिना कहे आपका सब कुछ छीन लेंगे, बाद में कहते रहेंगे कि ये आपका कोई और छीन रहा है। पहले पूछ लो, आप खुद ही पूछ लो मोदी से कि मोदी तूने छोड़ा क्या है मेरे पास जो कोई और आएगा और छीन लेगा? नंगा तो कर दिया पूरे देश को। 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा हमारे हाथ में थमाकर बोल रहा है सावधान रहो, कांग्रेस और इंडिया आएगी तो छीन लेगी। क्या छीन लेगी? तूने छोड़ा क्या है यार? चलो खैर, दूसरी बात, और किसी मंच से, दूसरी जगह से बोलते हैं, भारत को ऐसा पीएम चाहिए। कैसा पीएम चाहिए बता रहे हैं, सुनिए। भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने रख सके, जो भारतीय टिपिकल नारी की तरह, जिस तरह से वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती, पति का नाम नहीं लेती, उसी तरह से नरेंद्र मोदी चीन का नाम नहीं लेते। जहां लाल आंख दिखाने की बात करते थे, तो दुनिया के किस प्लेटफॉर्म पे क्या रखेंगे? चीन भारत में घुस करके कब्जा करके बैठा है। चीन का लद्दाख का आधा हिस्सा नरेंद्र मोदी, लद्दाख का अपना आधा हिस्सा चीन को बेच चुके हैं नरेंद्र मोदी, आधा अडानी को बेच चुके हैं। सोनम वांगचुक इसीलिए हड़ताल कर रहे हैं, बैठे हैं, सुनवाई नहीं है, पूछने के लिए तैयार नहीं है। इतने नंगेपन के बाद भारत को कितना मजबूत पीएम चाहिए आप खुद समझ लो। ये उतने मजबूत पीएम है, इनका विदेश मंत्री कहता है कि हम, चीन एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके सामने क्या कर सकते हैं। अब इतना गिर कर बात करने वाला आदमी इनका विदेश मंत्री, और ये अपने आप को दुनिया के दमदार, भारत दमदार देश है, लेकिन मोदी जी आप दमदार नहीं हो। आप कहां से दमदार हो गए? आप तो सांस भी नहीं लेते चीन के सामने आज तक। चीन, चलिए शर्त है, नरेंद्र मोदी जी किसी भी मंच से एक बार चीन का नाम लेकर दिखा दो। जैसे अडानी अंबानी का नाम कई सालों से नहीं लिया था, तो कुछ कहते हैं मेरे ख्याल से
कोई त्योहार ऐसा आता है जहां स्त्रियां अपने पति का नाम लेने का कोई होता है, कोई जूतिया या मतलब उसकी पूजा होती है, या किसी ऐसे त्योहार में सुना है, ध्यान नहीं है, एग्जैक्टली नहीं बता सकता। तो न जाने किस त्योहार के मौके पर नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी का नाम ले लिया, वरना तो नरेंद्र मोदी की हिम्मत अडानी अंबानी का नाम लेने की नहीं है। दुनिया के पटल पे भारत की छवि क्या रखेंगे? और चीन का तो आप देख ही रहे हैं। चलिए एक और दूसरी जगह, नरेंद्र मोदी कहते हैं ये एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एमपी बनाने का नहीं है, पीएम बनाने का चुनाव है। यानी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का ये चुनाव चल रहा है। कमाल करते हैं। तो फिर मोदी जी अमेरिकन सिस्टम लागू कर दीजिए या रशियन सिस्टम लागू कर दीजिए, सिर्फ पीएम का डायरेक्ट चुनाव हुआ करेगा। आप पीएम चुनेंगे और फिर उसी के साथ ये भी संविधान में गोलमाल करके वो भी कर लीजिएगा कि चलो आजीवन आप प्रधानमंत्री रहोगे, आजीवन आप राष्ट्रपति रहोगे। ये तो आप कर ही लोगे, यही करने के लिए तो कर रहे हो। संविधान ही खत्म करना है आपको, अपने आप को खुद जब तक जिए तब तक प्रधानमंत्री बने रहे, ऐसा ही कोई रूल्स लाना है। खैर ये सब जो आपके मंसूबे हैं ये आपके साथी रह गए नरेंद्र मोदी, अब तो पूरे होने वाले नहीं है। अब अगले जन्म की इंतजार कीजिए, मतलब अगले जन्म में ऐसा कुछ चाय वाले के घर पैदा हो। खैर ईश्वर करे आप किसी के घर पैदा ना हो, क्योंकि वो मां, वो बाप, वो भाई, वो परिवार कितना रोएगा, कितना दर्द सहेगा, ये तो अंदाजा नहीं है। तो एक परिवार और दर्द से में डूब जाए और फिर उसके बाद पूरा देश खतरे में पड़ जाए, दर्द में डूब जाए, चिल्लाना चीखना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, पूरा देश, आपने पूरे देश को महंगाई के जरिए रुला दिया। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? तो ऐसा आप जैसा तो नहीं चाहिए। फिलहाल आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी कहते हैं परिवारवादी पार्टियों के नेता महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस का अभी तक आपके बराबर, आप 10 साल राज किए, 2 साल में ही लूट करके देश को अब इतना बड़ा कार्यालय बना लिए, महल, अपने लिए संसदीय महल भी बना लिए, अपने लिए कार्यालय भी बना लिए, अपना भारतीय जनता पार्टी का खुद का हजारों करोड़ रुपया लूट करके अपने खाते में जमा करवा लिए। वही काला धन जो देश का था, अडानियों और अंबानियों और फॉल्स कंपनियों के जरिए भारत में ला करके कर लिए। अब इससे ज्यादा क्या करते नरेंद्र मोदी? आप कौन सा महल बनवाएंगे आप? और बनवा तो दिए, अडानी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिए। कहां से लाए पैसे? इसी देश का जो काला धन था वही ना, वो देश का था, आपका नहीं था। अब इससे ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आपका नहीं था, आपके किसी का भी नहीं था। छोड़िए, तो देश को ठग करके, देश को धोखा दे करके आपको जो करना था वो तो कर चुके। अपने दलालों को दे दिए, भगवा दलालों को, अपने चहेतों को दे दिए, अपनी झोली भर लिए और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला लिए। छोड़ा क्या है नरेंद्र मोदी जी जिसको लेकर के परिवारवाद और ये इस तरह के ताने देते हैं? मैं नहीं समझता कि आपको बोलने का हक भी बनता है, फिर भी बेशर्मी है, बोलते हैं, लोग सुनते हैं, क्या करेंगे, मजबूर है सुनने के लिए। नहीं सुनेंगे तो जाएंगे कहां? नहीं सुनने के लिए भी आपके पास लोगों को दंड देने का तरीका है। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे, और फिर वो माफिया के ही चरणों में जाकर बैठ गए। नरेंद्र मोदी जी, सपा चलिए बहुत पुरानी पार्टी है, मेरे ख्याल से शायद कम से कम आपसे तो पुरानी है, भारतीय जनता पार्टी से तो शायद पुरानी है। लेकिन आप अपने बारे में बताइए नरेंद्र मोदी जी, 10 साल से शासन कर रहे हैं आप, तो वो माफिया के साथ बैठ गए, गोद में बैठ गए, जो भी समझ लीजिए, आप तो खुद माफिया बन गए नरेंद्र मोदी जी। मोदी मतलब अडानी, अडानी मतलब मोदी, और सारे ड्रग्स अडानी के पोर्ट से आ रहे हैं। व्यापार आपका और अडानी का है, आप या अडानी में से कोई पकड़ा नहीं गया, और उसके बाद जो पकड़े गए वो भी फॉर्मेलिटी, और हजारों हजार टन पकड़े गए ड्रग्स। इसके बाद भी आप कहते हो माफिया कोई और है और माफिया के गोद में कोई और बैठ गया। हम तो कहते हैं कोई नेता माफिया के गोद में बैठ गया, वो तो बात समझ में आती है। आप तो खुद माफिया बन गए।
ईडी, आईटी, सीबीआई के गन पॉइंट पर लोगों से वसूली करने लगे। अब इसके बाद और क्या बाकी रह गया माफियागिरी के लिए? खैर छोड़िए, एक और बात कहते हैं मोदी जी। कुछ बातें मैंने पहले आप लोगों को बता चुके हैं। मैं समझता हूं इतना काफी है आज के लिए, कुछ कल के लिए छोड़ देते हैं, अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं आप तो खुद ही, वैसे नरेंद्र मोदी एक लॉफिंग चैप्टर है। नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद अगर हंसना है तो नरेंद्र मोदी को सुन सकते हैं आप, बाकी गंभीरता से तो आप सुन ही नहीं सकते। सुनने लायक कुछ बोलते ही नहीं, बोलते झूठ है, और झूठ तो फिर कॉमेडी के काम ही आता है, बाकी कहां ह्यूमर के काम आता है, जिससे लोगों को हंसी आ सके, लोग हंस सकें। और वही नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। करते करते मतलब अपने भाषण में ह्यूमर लाते लाते यहां तक गिर चुके हैं कि मुजरे तक आ गए। अब इससे ज्यादा नीचे, इसके नीचे कहां जाएंगे फिलहाल। वैसे भी उनकी पूरी पार्टी ही गटर से निकली हुई है। मैं नहीं कह रहा, वही कहते हैं हम तो कीचड़ में, वो कीचड़ वाले हैं, उसी में तो कमल खिलता है। तो कमल वाले हैं यानी कीचड़ वाले हैं, यानी गटर वाले हैं, तो जो हैं वही रहेंगे। अगर गटर से यानी कीचड़ से कमल खिलता है, कमल भले शुद्ध हो सकता है लेकिन गटर तो शुद्ध नहीं होता ना। आप अंदाजा लगा लीजिए गटर कौन है और कमल कौन है। फिलहाल छोड़िए इस बात को, फिर से आगे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए मैं समझता हूं इतना ही। नमस्कार।